न्यू व्यूवर है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लास 12 से रिलेटेड हिस्ट्री है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत के संविधान निर्माण तक जो भी लेसन कवर करवाए गए हैं एनसीईआरटी में, उन सारे को हम लोग यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट के डिस्कशन के रूप में करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इसी चैनल में, आप जाइए और वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आपको एससीईआरटी आधारित कंटेंट और एनसीईआरटी आधारित कंटेंट मिलेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड एक क्लास से एससीईआरटी आधारित प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड 1 घंटा में 300 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार उसे जाकर जरूर आप देखें। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो महामैराथन के नाम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, ये सब प्लेलिस्ट हमने बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड बना रखा है, तो जरूर बात कीजिएगा। चलिए महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 आधारित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। कौन कौन सा फैक्ट है? लेसन है हमारा ईंट मनका तथा अस्थियां। ईंट मनका तथा अस्थियां। लेसन है हमारा ईंट मनके तथा अस्थियां। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चलिए इसके जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य विकास का जो केंद्र रहा था वह सिंधु नदी घाटी रहा था। सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता था। इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा? इतनी बड़ी सभ्यता जिसका विस्तार अलग अलग जगहों पर, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, रोपर, बनावली, ये सभी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पे संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था 1921 से 1922 तक दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के सहयोग से हुआ था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था और राखलदास बनर्जी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। जॉन मार्शल जो देख रहे हैं ये उस समय इसके डायरेक्टर थे, खुदाई के डायरेक्टर थे। अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और यहाँ पे जॉन मार्शल और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के सहयोग से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का केंद्र को खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का काल जो था ये विकसित रूप से 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुआ था ये नवपाषाण काल की अंतिम चरण था। हड़प्पा काल की जो शुरुआत था वह नवपाषाण काल का अंतिम चरण था। ठीक है, नवपाषाण का अंतिम चरण था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं कि यह कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, सबसे जो पुराना और विशिष्ट है वह है मुहर। क्या है? मुहर। ध्यान रखिएगा क्या है? मुहर। और यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये मुहर किससे बनाए जाते थे? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। प्राइमरी वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट लेसन है ही, साथ ही अगर टीजीटी और पीजीटी में भी हैं तो क्लास 12 का एनसीईआरटी है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और कारगर है। तो अगर आप प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी लोगों के लिए ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ये जानकारी हमें मिलती है मृद भांड से, पॉटरी से, भौतिक अवशेष से, आभूषण से, औजारों से, मोहर से, इमारतों से। ये सभी खुदाई में मिले हैं और क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख क्षेत्र था अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, ये जो थे इसके प्रमुख क्षेत्र थे। जैसे दैमाबाद, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। ये सब जो थे इसके प्रमुख स्थल थे जो संबंधित राज्यों से जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग कह सकते हैं जब अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके वाले में कि ये भारतीय उपमहाद्वीप। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था ये कहाँ फैला हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटजीदी, धौलावीरा, लोथल, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी है।
एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या था? इसका नगर का निर्माण योजना, इसका नगर का निर्माण योजना। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। सबसे पहले जो खेती का भी प्रमाण मिला था वह किसका प्रमाण मिला था? गेहूं और जौ का। किसका प्रमाण मिला था? गेहूं और जौ का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन थे? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और बैल, जिसे वृषभ कहते थे। कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही इस जो वृषभ जो आप देख रहे हैं, इसमें कुब्बड़ वाला जो वृषभ होता था उसकी पूजा भी की जाती थी। कुब्बड़ वाला वृषभ, कुब्बड़ वाला वृषभ। और ये लोग जो थे मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ प्रधान समाज था, और पशुपति की पूजा करते थे और पर्यावरण की पूजा करते थे। पशुपति, ये लोग देवता में पशुपति की पूजा करते थे और किसका? पर्यावरण का। ठीक है, पेड़ पौधों की ये लोग पूजा करते थे। साथ ही ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ये लोग साथ ही ये लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के बस्तियां दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। एक दुर्ग और एक निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियां लगभग एक ग्रिड पद्धति के तहत बनाया जाता था। एक ग्रिड पद्धति के तहत बनाया जाता था, जो एक दूसरे को आमने सामने से क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के सड़कें थे। ठीक है, ये काफ़ी, इसके जो बनावट थे वो काफ़ी डेवलप बनावट थे। चलिए आगे देखिए कि जल निकासी की अनूठी प्रणाली थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था, और ये नालियां पक्की ईंट के बने होते थे। किसके बने होते थे? पक्की ईंट के। निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण में प्रस्तुत करता है। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्टता नहरें, कुएं और जलाशय सिंचाई के हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख केंद्र थे। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो मिला है, यह एक आयताकार जलाशय है। कैसा जलाशय है? आयताकार जलाशय है। कौन सा आयताकार जलाशय है? जो ग्रेट बाथ है वो क्या है? कैसा शेप में है? आयताकार जलाशय है, और चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है, जो जलाशय तक इसकी सीढ़ियां बनी हुई। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो डेथ बॉडी होता था उसको दफनाया जाता था। डेथ बॉडी को दफनाया जाता था, और उनके साथ दफनाने के कारण मृद भांड मिला है, पॉटरी मिला है और अवशेष मिले हैं। प्राचीन काल में जब आप देखे होंगे कि जब आप मेहरगढ़ की बात जब अगर हम करें तो मेहरगढ़ में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला है। इसके साथ ही मनुष्य के साथ उसके जो मरने के बाद जो उसके उपयोगी वस्तुएं होते थे, जो डेली यूज में वो करता था, जैसे श्रृंगार की वस्तु, जैसे कॉस्मेटिक वस्तुएं एवं उसके जो चहेते जानवर होते थे उसको भी दफनाने का एविडेंस मिला है। आभूषण एवं मनकों को तौलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। यह चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। दो बातें ध्यान रखिएगा, एक सेलखड़ी वाला और एक चट वाला। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ सुंदर लाल रंग का होता था, जिसे कार्नेलियन कहते थे। जैस्पर, स्फटिक और क्वार्टर्ज सेलखड़ी जैसे तांबा, कांसे, सोने जैसे धातु का प्रयोग पक्की मिट्टियों में सभी प्रकार के मनके बनाने में होता था। और ये जो होते थे जैसे चक्राकार बनते थे, आभूषण बेलनाकार, गोलाकार, ये खंडित होते थे। चलिए आगे देखिए कि हड़प्पा में जो लिपि जो पाई गई है, अभी तक विद्वान इसको पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय लिपि है और इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में है। और हड़प्पा की जो लिपि लिखी जाती थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग को बदल लेना, भूकंप और बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण बताए गए थे। हड़प्पा के लोग शांत प्रिय जीवन जीना चाहते थे और ये लोग शांति प्रिय पसंद करते थे। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि हड़प्पा कालीन जो कुछ और फैक्ट है उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा 2600 ईस्वी से पहले और परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900। ये 2600 से 1900 का जो काल आप देख रहे हैं, ये लगभग जो 800 वर्षों का जो काल है, ये इंपॉर्टेंट काल है हड़प्पा के लिए। और उत्तर हड़प्पा 1900 ईस्वी के बाद, इसके बाद हड़प्पा का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था माडा तक और दक्षिणी छोर था दैमाबाद तक। कहाँ तक? दैमाबाद तक। पूर्वी छोर था आलमगीरपुर तक, ध्यान रखिएगा, ये सभी पूछ सकता है। और पश्चिमी छोर था सुतकागडोर तक। कहाँ तक? उत्तरी छोर था माडा तक, और दक्षिणी छोर था दैमाबाद तक। माडा कहाँ पे है? माडा है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखिए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? बस्तियों के दो भाग थे, एक दुर्ग और एक निचला भाग। ठीक है, एक दुर्ग और एक निचला भाग। तो इससे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके क्लास 12th में ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से है, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे लेसन कौन सा लेसन है। लेसन है राज्य, किसान और नगर आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था। लेसन क्या है? राज्य, किसान और नगर आरंभिक राज्य
और अर्थव्यवस्था। भारतीय अभिलेख विज्ञान में 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। क्या निकाला गया? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। किसने सबसे पहले निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो लिखने का जो स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका होता था वह कैसे लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि जो आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मी लिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है और पूछता है। ब्राह्मी लिपि जो लिखे जाते थे ये लेफ्ट टू राइट लिखे जाते थे, लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। जैसे आज आप लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट या देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये जो लिखने का जो तरीका है ब्राह्मी का वो बाएं से दाएं, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। और खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता था? खरोष्टी स्क्रिप्ट देखिए यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखा जाता था राइट से लेफ्ट। ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा राइट से लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे की चंद्रगुप्त मौर्य जो अभिलेख, हाँ, अभिलेखों एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में था। बिल्कुल, अशोक सर्वाधिक मौर्य काल के जो वास्तविक मौर्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम क्या था? सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक वह सम्राट अशोक होते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था और इस साम्राज्य को कहते थे महाजनपद। क्या कहते थे? महाजनपद। और ये महाजनपद की जो कुल संख्या बताया गया है अंगुत्तर निकाय में, वह कितना बताया गया है? 16 बताया गया है, 16 बताया गया है। 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। और इसमें इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो भी क्लास 12th के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इतिहास की दुनिया पार्ट 1 एससीईआरटी का 9th क्लास का और 10th क्लास का एससीईआरटी का इतिहास की दुनिया सेकंड, और 11th क्लास का जो एनसीईआरटी में विश्व का इतिहास दिए हुए वो तीनों एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 45 मिनट का वीडियो होगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। जैन तथा बौद्ध साहित्य विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के काल थे। महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें से महत्वपूर्ण है विज्य जो था ये गणतंत्र था। विज्य जो था ये गणतंत्र था। मगध जो था ये सबसे प्रतापी और सबसे सम्राटशाली था। कौशल जो आप देख रहे हैं इसकी जो राजधानी थी श्रीवस्ती थी, जब महात्मा बुद्ध से संबंधित रहा था कौशल। कुरु जो आप देख रहे हैं इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, गांधार और अवंती जैसे प्रमुख, अवंती का जो शासक देख रहे हैं एक इतिहास में नाम आता है चंड प्रदोत्त का, जिसकी लड़ाई हुई थी बिंबिसार के साथ। चंड प्रदोत्त की लड़ाई हुई थी बिंबिसार के साथ, और बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसको इसने अपने इलाज के लिए भेजा था। 16 महाजनपदों में सबसे जो मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मगध। उसका नाम क्या था? मगध। और मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ग्रीवव्रज। बाद में मगध की राजधानी कहाँ बना है? पटना बना है। कहाँ बना है? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। चलिए आगे देखिए, जरा आगे देखते हैं कि शासन व्यवस्था जो था ये महाजनपदों पर राजा और गण संघ अथवा कई लोगों के समूह का शासन था। महाजनपद में जो शासन व्यवस्था था ये राजा और युवराज की शासन व्यवस्था थी, और जो जहाँ पे आप गणतंत्रात्मक देख रहे हैं वहाँ पे गण संघों के द्वारा शासन संचालित किए जाते थे। सर्वाधिक मगध शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि था, लोहे की खदानें थी, नदियों द्वारा यातायात आवागमन था, और जो भी शासक हुए थे वह योग्य शासक थे। और ठीक है, मौर्य वंश के बाद यहाँ मौर्य वंश के बाद मगध का सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो योग्य शासक था उसमें अयोग्यता आ गया था। मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? मुख्य स्रोत क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका नामक किताब लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका नामक किताब लिखा था। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में से चंद्रगुप्त मौर्य के ये सहयोगी थे, तो कौटिल्य ने जो लिखा था वो अर्थशास्त्र था। जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में, कौन से? जैन धर्म के भगवती सूत्र में, और बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। पौराणिक ग्रंथ और अभिलेख जैसे पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलते हैं। अशोक के अभिलेख एवं स्तंभ जो थे वो प्रमुख थे, क्योंकि सबसे पहले भारत में अभिलेख लिखवाने की जो कार्य हुआ था, जिसे शासनादेश कहते हैं, शासन का आदेश कहते हैं, वह सम्राट अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। 4 प्रांत कौन कौन थे? देखिए ध्यान दीजिए, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, ये 4 जो थे इसके क्या थे? 4 प्रांत थे। तक्षशिला कहाँ था? तक्षशिला इसके सबसे पश्चिम भाग में था। सबसे जो उत्तर पश्चिम का भाग था वह तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला था। उज्जैनी कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में उज्जैनी वाला भाग था, और यही उज्जैनी का भाग जोड़ता था दक्षिण भारत को व्यापार से। मगध को दक्षिण भारत से व्यापार को जोड़ने में कौन इंपॉर्टेंट रखता था? उज्जैनी रखता था। तोसली जो आप देख रहे हैं ये कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी तोसली था। जो स्वर्णगिरी देख रहे हैं ये कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ था? कर्नाटक वाले इलाके को स्वर्णगिरी कहते थे, जो गोल्ड माइनिंग के लिए जाना जाता था।
मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु वर्णन किया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि यहाँ पे 6 उपसमितियों का उल्लेख है। कितने उपसमितियां का? 6 उपसमितियां का। जिसमें देखिए क्या था, जिनके कार्य थे नौसेना का, यातायात, खान पान, पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथारोही और हाथियों का संचालन किया जाता था। दक्षिण के राजा सरदार चोल, चेर और पांड्य थे। दक्षिण के राजा और सरदार कौन थे? चोल, चेर और पांड्य थे, जो संगम के इतिहास में आते थे। इनके इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्राचीन संगम ग्रंथ है। संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों का सम्मेलन होता है। इन सबसे और सारे क्वेश्चन को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्राचीन भारत का इतिहास से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। बिल्कुल एससीईआरटी से वो रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि ये तो पुनरावृत्ति नोट्स है, तो चलिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे। कुषाण शासकों ने मूर्ति के जरिए स्वयं को देवतुल्य बनाया, देवतुल्य प्रस्तुत किया था। कुषाण शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वह कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क था। और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था। कौन सा संवत? शक संवत की शुरुआत किया था। ठीक है, और यहीं से आपके 78 एडी से ये शुरू होता है। 78 एडी से शुरू होता है। कनिष्क की 2 राजधानी था। कुषाण काल में कनिष्क की 2 राजधानी था, एक पेशावर था और एक मथुरा था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो था ये अश्वघोष था। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग और हाईलाइट कर लेते हैं बौद्ध। चलिए अब और थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल के हलों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या फैक्ट दिया है। उत्पादक और व्यापारियों संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो बैंक के तरह कार्य करते थे। जो आज आधुनिक बैंक है, उस समय ये व्यापारियों के संघ क्या कहलाते थे? श्रेणी कहलाते थे। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार करके क्या करती थी? बाजार में बेच देती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप नदी, भूभाग और जल दशाओं में फैला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कि गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों की कमी की आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अभिलेख, साक्ष्य और इतिहास इसके प्रमुख स्रोत रहे थे। संस्कृत के जो विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया था वह कौन सा काल था? गुप्त काल था। प्रशस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व की अद्भुत कला का प्रमाण मिलते हैं, जो मौर्य साम्राज्य से पहचाने जाते हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया था और कनिष्क ने अपने को देवपुत्र की उपाधि से खुद को धारण किया था। क्या कहते थे इसे? देवपुत्र। कनिष्क के कुषाण वंशज थे। ये चीन के शासकों से प्रेरित थे और जो स्वयं को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। किसका पुत्र कहते थे? स्वर्ग का पुत्र कहते थे। राजा के बारे में जातक कथा और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में, जिनकी भाषा पाली है, और पंचतंत्र की जो भाषा है ये कैसी है? संस्कृत है। ठीक है, जातक कथा क्या थे? ये पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज की विभिन्नताओं का उल्लेख है, जिसमें भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नई प्रौद्योगिकी उपयोग पर आधारित है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी में व्यापार का माध्यम क्या बना था? सिक्का बना था। और सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में, क्योंकि प्रथम शताब्दी से ही रिलेटेड कनिष्क का शासन था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी करने का श्रेय जाता है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है वह कुजुल किटफिशिज को जाता है। किसको? कुजुल किटफिशिज को। और सबसे ज़्यादा जिस वंश में जारी किया गया था वह था गुप्त वंश। लेकिन ये व्यक्तिगत जब बात आती है तो कुजुल किटफिशिज सबसे पहले जारी किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख है, और भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्था, ब्राह्मण को दिए जाते थे और विद्यालय को दिए जाते थे। ठीक है, ये 3 तरीके से भूमिदान दिए जाते थे। महिलाओं की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, किंतु प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उन्हें भूमिदान किया गया था, क्योंकि प्रभावती देवी क्या थी? वह क्या थी? एक गुप्त की रानी थी। भूमिदान का प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। जैसे ऋग्वेद का लेखन का कार्य, ऋग्वेद का संकलन का कार्य जो था ये कौन सा काल था? ऋग्वैदिक काल था। कौन सा काल था? ऋग्वैदिक काल, जो 2 भागों में बंटता है, एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, ये दो काल थे। उत्तर वैदिक काल में तीन और वेदों का लेखन कार्य हुआ था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद क्या है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है ये ऋषियों के द्वारा संकलित किया गया था। और ये ऋग्वेद जो होता है इसमें ऋचाओं यानी जो श्लोक है उसे रचा गया है। सामवेद को गायन वेद कहते हैं। और यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद क्या है? गद और पद दोनों में है। उसमें यज्ञ संबंधी, धनुर्विद्या संबंधी, युद्ध संबंधी बातों की जानकारी यजुर्वेद में मिलते हैं। अथर्ववेद जो देख रहे हैं ये आपके सबसे लास्ट में लिखा गया वेद था अथर्ववेद, जिसमें कृषि कार्य, तंत्र यंत्र, ये सभी बातों की अथर्ववेद में जानकारी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि में मुख्यतः लिखे गए। ऐसे अरमाइक लिपि का भी चर्चा आता है, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, ब्राह्मी कैसे लिखा जाता था और खरोष्टी कैसे? ब्राह्मी लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट, और खरोष्टी कैसे लिखा जाता था? राइट टू लेफ्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस नगरों में लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास से जोड़ा गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होता है। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। कितने महाजनपद का? 16 का, जिसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे शासक यहाँ पे शासन किए थे। महाजनपद जो था चलिए इसके बाद देखते हैं कि जो आप वैदिक काल के बारे में जो हमने चर्चा किया था, वैदिक काल में जो था ये ग्रामीण परिवेश बदल गया था। और उत्तर वैदिक काल आते आते जो था ये पूर्णतः क्या हो गया था? ग्रामीण सभ्यता हो गया था। कैसी सभ्यता हो गया था? ग्रामीण। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा रहा था? शहरी सभ्यता था वो। चलिए नेक्स्ट 3 लेसन है बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 60 ईस्वी तक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। बहुत इसके बारे में जो आपके SCERT में क्लास 6 में भी क्लास 6 में SCERT में बहुत इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत से फैक्ट दिए हुए हैं, जिसका इसी चैनल पे हमने वीडियो अपलोड रखा है। महामैराथन के नाम से 1 घंटे का वीडियो है, एक बार उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए। और एक और वीडियो 30 मिनट का लगभग वो डालूंगा, जिसमें विश्व के इतिहास से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्लास 12 तक। ठीक है, इसके बाद और दूसरे भी सब्जेक्ट का वीडियो कंटिन्यू रहेगा। स्मरणीय बिंदु चलिए देखते हैं। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों में सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार विचार, रीति रिवाज को लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से महाभारत। बताइए महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। महाभारत में जब 1 लाख श्लोक हो गया तब इसे हम लोग क्या कहने लगे? महाभारत। तब इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। इसे संहिता, उसके बाद जय संहिता के नाम से जाना गया था। और जिसमें महाभारत में संस्कृत में लिखे गए सबसे बड़ा ये ग्रंथ है महाभारत। और महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता का उपदेश दिया गया है, भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया है, ये महाभारत में ही इसका वर्णन है। महाभारत के ये भीष्म पर्व में, किस पर्व में? भीष्म पर्व में गीता के उपदेशों को लिखा गया है। चलिए 1919 में प्रसिद्ध विद्वान VS सुख्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ का परियोजना शुरू किया गया। और इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। कौन? VS सुख्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था। चलिए प्राचीन काल में जो धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं कुछ उसके भी फैक्ट को देखते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की प्राचीन भारत में उत्पत्ति हुई थी और कौन कौन से इसके फैक्ट थे। तो चलिए धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में 4 वर्णों को आदर्श जीविका बताए गए थे। संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था और गोत्र से बाहर इनका विवाह करना उपेक्षित था। इसे बहिर्विवाह कहते थे, क्योंकि विवाह को ग्रंथों में, भारतीय जो ग्रंथ है उसमें विवाह को कितने प्रकार में बांटा गया है? 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को मान्य किया गया है और 4 प्रकार के जो विवाह है वह अमान्य है। ठीक है, तो विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। और आश्रम कितने हैं? तो 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25-25 वर्ष का ये चारों आश्रम में 100 वर्ष जीवन की आकलन किया गया था। नए नगर उद्भव, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ और इससे चुनौतियों का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जिसमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जिसमें मनुस्मृति आदि का जिक्र आता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए कि ब्राह्मण पद्धति में लोगों की गोत्रों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक गोत्र के एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम क्या थे? विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था, पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम बताए गए थे। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण के तरह जाति भी जन्म पर आधारित था, और ये जाति क्या था? ये जन्म पर आधारित था। और ये जो परंपरा शुरू हुआ था ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था, लेटर वैदिक काल से शुरू हुआ था। ठीक है, लेटर वैदिक। वे जातियां जो जीविका मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता के मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, और जो बड़ा बेटा होता था उसको एक विशेष भाग पर अधिकार होता था मनुस्मृति के अनुसार। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से पहले 4 को उत्तम माना जाता है और बाकी 4 जो है वो वर्जित किया गया है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण के तरह जाति भी जन्म के आधारित था, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था नए समुदाय का आमना सामना हुआ। ब्राह्मणीय वर्ग की आलोचना का प्रारंभिक जो काल शुरू हुआ था वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों से शुरू हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो इन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षित किया था, और बाद में यही क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध का जो विचार था ये कर्मकांड के खिलाफ था, और ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के भी महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो उसके खिलाफ कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चलिए कि सबसे पहले जो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था को आलोचना प्रारंभ किया था वह कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था न अस्थायी। बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भाषाओं में लिखे गए, क्षेत्र विशेष की कहानियों को समाहित कर लिया गया और आगे पुनर्व्याख्यान किया गया। मूर्तिकला और चित्रकला नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान किए गए। चलिए आगे नेक्स्ट लेसन में हम लोग इन करते हैं। हाँ, महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड और मूल कथा के संभवतः महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। कौन थे? भाट सारथी थे। ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय की उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे, किंतु साहित्यिक परंपराओं में इसकी रचयिता किसको माना गया है? वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, महाभारत की मूल कथा की रचयिता किसे कहा जाता है? भाट सारथी को। लेकिन भाट सारथी क्या करते थे? ये युद्धों में जाते थे और कविता को लिखते थे, लेकिन साहित्यिक परंपराओं में वेद व्यास को माना जाता है। जिसमें महाभारत में द्रौपदी से पांडवों की विवाह महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कथा है। यह बहुपति प्रथा का प्रचलन का उदाहरण है, जिसका लेखक ने विभिन्न तरीकों से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है। हम लोग लेसन देखेंगे जो महत्वपूर्ण है कि विचारक विश्वास इमारत सांस्कृतिक विकास। लेसन है क्या हमारा? सांस्कृतिक विकास से संबंधित देखेंगे कि महान दार्शनिक के विचार मौखिक लिखित परंपराओं में स्थापित और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। वैदिक धर्म, जनमत, वैष्णव संप्रदाय, शैव मत, बौद्ध धर्म प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म थे। धर्म में विश्वासों के और विचारों का जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और ये सांची कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई थी। किस स्तूप में? सांची के स्तूप में। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे जो पवित्र बौद्ध स्थल है। महत्वपूर्ण ये भी देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो स्तूप होते थे वो कैसे होते थे? टीले होते थे। और स्तूप का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को क्या कहते थे? टीले कहते थे या स्तूप कहते थे। आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों को गाड़ा जाता था। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देखिएगा, सांची के स्तूप को संरक्षण देने में शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो कहाँ के शासक थे? भोपाल के शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि शाहजहां बेगम ने
शाहजहां बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति को ही ले जाने दी। ठीक है, ये सांची के स्तूप को अंग्रेज अपने देश में ले जाना चाहते थे, जिसको लेकर शाहजहां बेगम ने इसको अप्रूवल नहीं दिया, केवल तोरण द्वार के प्लास्टर प्रतिकृति को ले जाने की ही सलाह दिया। सुल्तान जहां ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय और अतिथिशाला बनाए। तो ध्यान रखिएगा कि सांची के स्तूप जो भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जरथुस्त्र किससे जुड़ा हुआ है? ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन है? जिंद अवेस्ता। कौन? जिंद अवेस्ता। ठीक है, जरथुस्त्र मंत्र, खुंगतसी, सुकरात, प्लूटो ये सभी दार्शनिक थे। अरस्तु, महावीर और बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा में ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र आदि देवताओं की स्तुति किया जाने लगा और यज्ञों का विशेष महत्व कहाँ आ गया? यजुर्वेद में आ गया। यज्ञों का महत्वपूर्ण जो चर्चा हुआ यजुर्वेद में, इंद्र और अग्नि की जो चर्चा हुआ यह ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र का चर्चा है देवता में ऋग्वेद में, और नदी में सबसे ज़्यादा चर्चा है सिंधु का। गंगा का जिक्र एक बार है। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ, पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म वाले मत पे भी महावीर और बौद्ध में मत में अंतर है। महात्मा बुद्ध को मानना था कि पुनर्जन्म होते हैं, महावीर का मानना था कि पुनर्जन्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन कहाँ है? त्रिपिटक में है। त्रिपिटक क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार की शुरुआत जो हुई थी दूसरे देशों में, यह सम्राट अशोक ने शुरू किया था अपनी पुत्री और संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजकर। तो बौद्ध धर्म की भारत से बाहर कहाँ प्रचार हुआ? चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में फैला। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार देख रहे हैं यहाँ पे जो आधुनिक म्यांमार जो आप देख रहे हैं, आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म का एक नया बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है थेरवाद। आधुनिक म्यांमार में थेरवाद संप्रदाय का यहाँ पे क्या हुआ है? प्रादुर्भाव हुआ है। जैन विद्वानों ने, अच्छा, महात्मा बुद्ध का जो भाषा होता था वो पाली होता था। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्यों का रचना किया है। ध्यान दीजिएगा, जैन की ऐसे मुख्यतः जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। संस्कृत, तमिल। प्राकृत भाषा कैसी होती है? जो हम लोग आम बोलचाल की जो क्षेत्रीय स्तर पे जो भाषाओं का उपयोग करते हैं उस भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्ष के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान तक फैला। श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक ये फैला। बुद्ध के शिष्यों के दल ने एक संघ का स्थापना किया और बुद्ध के और ये जो अनुयायी थे सामाजिक वर्गों से थे, परंतु अपने अपने को सब बराबर मानते थे और जान लेते थे। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप 300 वह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किया है आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए प्राचीन भारत, और ये कर लेंगे, आपका एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर वह पार्ट अगर ये पार्ट कंप्लीट है, अगर वह और उस पार्ट को अगर आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है सो वो क्लास 6 वाले NCERT में भी कवर किए हुए हैं। तो वहाँ पे कैरेक्टर वाइज है, लेसन वाइज है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे रिलेटेड और फैक्ट को वहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी, और ये गौतमी जो थी ये सत्संग में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई थी वो धर्म की उपदेशिकाएं बनी थी। भविष्य में यही क्या बनी थी? थेरी बनी थी। क्या बनी थी? भविष्य में थेरी बनी थी, जिसका अर्थ होता है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। आम्रपाली नाम की गणिका यानी नृतिका को कहते हैं। ये कहाँ से जुड़ी हुई थी? वैशाली से जुड़ी हुई थी, और ये भी बौद्ध धर्म के संघ में शामिल हुई थी। लेकिन महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए वो इच्छुक नहीं रहते थे। महात्मा बुद्ध के जो परम शिष्य था उसका नाम आनंद था। आनंद का शिष्य का नाम उपाली था। आनंद के शिष्य का नाम क्या था? उपाली। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम आनंद और आनंद के शिष्य का नाम उपाली था। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ ये होता है कि अहंकार और इच्छा का समाप्त हो जाना, अहंकार और इच्छा का समाप्त हो जाना और मोक्ष को पा लेना। प्रारंभिक मूर्तिकार में बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश भोपाल में है।
ठीक है। सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति, किसकी मूर्ति? साल भंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इधर दूसरे विश्वासों और प्रथा के धाराओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया था। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, वैष्णव का, और शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया था। ठीक है। महिला और शूद्र वैदिक बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है? अनित्य है तथा निरंतर बदल रहा है। स्तूप की ऊपरी ढांचा जो प्रायः एक छल्ले जैसा होता था उसे हर्मिका कहते थे। इंपॉर्टेंट है, हर्मिका क्या था? बौद्ध मठ की जो हर्मिका किसे कहते थे? हर्मिका किसे कहते थे? रिपीट कीजिए, हर्मिका किसे कहते थे? जो स्तूप की ऊपरी ढांचा होता था, स्तूप की ऊपरी ढांचा को हर्मिका कहते थे। और स्तूप क्या होता था? बौद्ध धर्म का जो एक शुद्ध स्थल होता था जो टीले के जैसा होता था। ठीक है। सांची और भरहुत कहाँ पे है? सांची और भरहुत दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची और भरहुत दोनों कहाँ है? प्रारंभिक स्तूप के बिना अलंकरण के हैं और पत्थर और वेदिकाओं के तोरण द्वार है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर थे, और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पारश्वनाथ है। 23वें तीर्थंकर का नाम पारश्वनाथ है, और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर है। महावीर से जुड़ा हुआ जो जानवर था वो क्या था? सिंह था। तो 24वें तीर्थंकर महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत किया कि संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान है। और बौद्ध धर्म में संपूर्ण विश्व के बारे में क्या कहा गया? कि विश्व अनित्य है और निरंतर बदल रहा है। जैन धर्म ने क्या कहा? कि विश्व प्राणवान है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अंतिम लक्ष्य क्या बताया? मोक्ष की प्राप्ति बताया। जैन धर्म में 5 व्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो था ये 5वां सिद्धांत था, इसी को पंच महाव्रत कहते हैं। ब्रह्मचर्य के आ जाने के बाद पंच महाव्रत को लाया गया। महावीर ने ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा दिया, और ये ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत में किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। बौद्ध धर्म के इतिहास, सांची स्तूप पर बल, विस्तृत संदर्भ, वैदिक, जैन धर्म, वैष्णव मत, शैव। जैसे आप देख रहे होंगे हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। हीनयान और महायान का जो बंटवारा, हीनयान और महायान जो बटे थे ये चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के शासन काल में बटे थे। हीनयान और महायान का जो मूल अंतर था कि महायान बौद्ध को भगवान की श्रेणी में लेकर चले गए थे, और हीनयान जो थे इन्हें ग्रेट पर्सनालिटीज मानते थे। महायान पूजा पाठ, बौद्ध धर्म में पूजा पाठ पे फोकस करने लगे थे, और हीनयान जो थे ये पूजा पाठ के विरोधी थे। जो आप कनिष्क को जानते हैं, कुषाण वंश का शासक कनिष्क, ये महायान शाखा से ही जुड़ा हुआ था। महायान शाखा में ही आगे जाकर वज्रयान शाखा, कौन सा शाखा? वज्रयान शाखा शुरू होता है। और वज्रयान शाखा का संबंध किससे है? तंत्र और यंत्र से है। श्वेतांबर और दिगंबर जो देख रहे हैं ये जैन धर्म के 2 अलग अलग भाग हैं। श्वेतांबर श्वेत कपड़े को धारण करते हैं, और दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, जातक पिटक बौद्ध धर्म से, उपनिषद ब्राह्मण धर्म से। जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मथुरा और गांधार मूर्तिकला में भी। चलिए, एक महत्वपूर्ण लेसन यहाँ भी है जो यात्री भारत में आए थे उससे रिलेटेड है, और ये 10वीं से 17वीं शताब्दी के यात्रियों का चर्चा है। कब से कब तक? 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के यात्रियों का चर्चा है। महिला और पुरुषों के द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। कार्य की तलाश, प्राकृतिक आपदा के बचाव के लिए। ठीक है। उपमहाद्वीप में 3 महत्वपूर्ण यात्रियों का वृत्तांत मिलता है 10वीं शताब्दी से 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में। कौन कौन? अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में जो उठता है। जैसे सबसे पहले आने वाला यूनान का कौन था? मेगास्थनीस था, जो प्राचीन काल में आया था। और चीन से आने वाले फायान के बाद इत्सिंग, और इत्सिंग के बाद कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। तो उसी तरीके से जो आप मध्यकालीन इतिहास सब देखेंगे तो यात्रियों में मुख्यतः जो काल देता है, तो सबसे पहले अल-बरूनी, अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में। अल-बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं में फ्रांस से। यात्रियों के आने के कारण कार्य का तलाश था, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए, व्यापारी और सैनिक के रूप में, तीर्थयात्रा के रूप में। ये अल-बिरूनी के बारे में, यात्री अल-बिरूनी के बारे में जिसका संबंध कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से था। अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के स्थित ख्वारिज़म में सन 1973 ईस्वी में हुआ था। अल-बिरूनी कई भाषाओं का जानकार था। अल-बिरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था। ये भाषा जो जानता था सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल था, और लेकिन वह यूनानी का जानकार नहीं था। अल-बिरूनी के भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, जैसे संस्कृत भाषा से वो परिचित नहीं था। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, जाति व्यवस्था तथा अभिमान।
बाद में इसने यहाँ पे आकर संस्कृत भाषा को उसने सीखा था। अल बिरूनी की कृति है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये है, किसकी रचना है किताबुल हिंद, पूछा जाता है इस तरीके के प्रश्न। किताबुल हिंद अल बिरूनी की। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। प्रकाश किस पे डालता है, लाइट किस पे ये है, धर्म और दर्शन पे, त्योहार पे और खगोल विज्ञान पे, एस्ट्रोलॉजी पे, रीति रिवाज पे, जो कस्टम्स होते हैं, प्रथाओं पे, सामाजिक जीवन पे, भार तौल और मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र के विज्ञान आदि विषयों पर अल बिरूनी की बुक जो है किताबुल हिंद 80 अध्यायों में बटा हुआ है। अगर अल बिरूनी को अगर ये सब बातों को फोकस अगर आपको करना है तो आप देखिए कि जो डेली जो ह्यूमन में जो धर्म, रीति रिवाज, कस्टम्स, खगोल शास्त्र, त्यौहार, ये सब क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो जो आप अल बिरूनी के बारे में अगर कभी पूछे तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये हमारे समाज से जुड़े हुए फैक्टों को लिखा था, हमारे दर्शन से जुड़े हुए फैक्ट को इसने चर्चा किया था। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अल बिरूनी को अपने साथ गजनी ले गया। कहाँ ले गया, गजनी ले गया। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के जीवन विवरण को किया और भीड़ भाड़ वाले सड़क, चमक दमक वाले बाजार, बाजार में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, डाक व्यवस्था, दिल्ली और दौलताबाद, पान तथा नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित कर दिया था और उसने यहाँ के दास और दासियों के विषय में भी उल्लेख किया था। कि रिहेला इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। अल बिरूनी ने भी अरबी भाषा में ही लिखा था और रिहेला जो है इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। कहाँ का रहने वाला था ये रहने वाला था कहाँ का, मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का। इसका जन्म तैजियर में हुआ था, जो मोरक्को का यह यात्री था। 1332 से लेकर 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पूर्व इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया, इराक, फारस और यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों से यह यात्रा कर चुका था। इब्न बतूता का विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं था। सुरक्षा के दृष्टि से वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, इब्न बतूता शासनकाल में आया था तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के। और वो किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। यह एक राजनीतिक इतिहासकार था। ठीक है, यह राजनीतिक इतिहासकार था। 1656 से लेकर 1668 तक फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा और मुगल दरबार से इसकी नजदीकियां रहा था। फ्रांसवा बर्नियर की विशेषता यह थी कि वह जो भी भारत में देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। बर्नियर का ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका लिखा हुआ था, बर्नियर का। यह अपने गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि से गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर का मत था कि भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था। बर्नियर अत्यधिक यकीन से कहता था कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं है। ठीक है, हिंदू शब्द लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था। अल बिरूनी के द्वारा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 4 वर्णों में किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट लेसन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट लेसन को करते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन है। हम लेसन है आपके भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वास में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो धर्म में बदलाव हुए थे, धर्म की जो मान्यताएं आए थे। चलिए देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में धार्मिक बदलाव। इस काल में 2 प्रक्रियाएं कार्यरत था। एक था क्या, इस काल में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही देवी देवताओं को अधिकाधिक दृष्टिगत होने लगे थे। यहाँ पे धर्म में भक्ति परंपरा के 2 मुख्य मार्ग बटे थे, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में शिव, विष्णु और उसके अवतार और देवियों की आराधना की जाती थी। निर्गुण में भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। निर्गुण परंपरा का मतलब यह नहीं कि वो ईश्वर की अस्तित्व को ठुकराता है, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, लेकिन वो मूर्ति पूजा का वो विरोधी है। वो अवतारवाद को, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का निर्गुण जो है वो समर्थन नहीं देता है। सगुण का उपासक जो है, सगुण के उपासक में अवतारवाद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सगुण के उपासना में। ठीक है, इस काल के नूतन साहित्य और स्रोतों और संत कवियों का जो 8वीं से 18वीं शताब्दी में जो आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे भक्ति आंदोलन जो था, ये उद्देश्य इसका क्या था, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े के भावना को समाप्त करना था। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य असमानता को मिटाना था, ऊंच नीच को हटाना था, अमीरी गरीबी को हटाना था, छोटे और बड़े के भावना को समाप्त करना था। पुरी है उड़ीसा में, जहां मुख्य देवता 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विष्णु के स्वामी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना।
चारों भारत के 4 मठों की स्थापना हुई। ये चारों 4 दिशाओं में हुआ। जैसे पुरी मठ उड़ीसा में हुआ। पुरी मठ कहाँ पे? पुरी मठ उड़ीसा में। द्वारका मठ गुजरात में। यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे गुजरात। एक यहाँ पे गुजरात में द्वारका मठ, उड़ीसा में यहाँ पे पुरी मठ। अब आइए ऊपर, यहाँ पे उत्तराखंड में बद्रीनाथ पीठ और यहाँ दक्षिण कर्नाटक में आइए, यहाँ पे श्रृंगेरी पीठ। कौन सा पीठ? श्रृंगेरी पीठ। ध्यान रखिएगा, ये 4 पीठों की स्थापना किया गया था। देवी की उपासना, यहाँ पे संतों के परंपरा में 2 संत आए, एक अलवार संत और एक नैनार संत। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध का आवाज उठाया था। दक्षिण भारत में अलवार स्त्री भक्त अंडाल, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, अंडाल किससे रिलेटेड थी? तो ये दक्षिण भारत में जो संत थी ये अलवार संत थी। अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार जो थे वो शैव धर्म को मानते थे, यानी शंकर के उपासक थे। चोल सम्राटों की मदद से चिदम्बरम, तंजावुर, गंगकोल्ड, चोलपुरम में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल सम्राट में पारंतक प्रथम, कवि अम्पार, संबंदर और सुंदररार की धातु में प्रतिमाएं स्थापित किए गए। कर्नाटक में वसवना ने, बिरसेव ने लिंगायत परंपरा की शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने लिंगायत परंपरा की शुरुआत की? तो बिरसेव ने। किसने? बिरसेव ने। और ये जो लिंगायत परंपरा है ये संबंधित किस राज्य से है? कर्नाटक से है। लिंगायत ने जाति की अवधारणा का विरोध किया था। लिंगायतों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह की क्या किया था? मान्यता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तुर्क तथा अफगानों ने 13वीं शताब्दी तक ईस्वी में दिल्ली में सल्तनत नींव रखा था। अब इस्लाम से रिलेटेड कुछ है, जैसे जिम्मी जो है ये अरबी शब्द है। जिम्मी जो है ये अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है संरक्षित श्रेणी। ठीक है। जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया वह सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातों को माना। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, एकेश्वरवाद। पैगंबर मोहम्मद साहब उनके साहब है, दूत है। खैरात यानी जकात बांटनी चाहिए। रमजान के महीनों में रोजा रखनी चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये 5 सिद्धांत थे जो इस्लाम में प्रवेश के सिद्धांत थे। चिश्ती संतों के दरगाहों में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह है दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन का। चिश्ती संतों में दरगाहों में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन का रहा था, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गरीब नवाज। और इनका जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो दरगाह है वह कहाँ पे है? अजमेर में है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की और यह पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य परंपरा के पर आधारित था। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो सिलसिला था यह पीर और मुरीद पर आधारित था। खानकाह क्या होता था? पीर के रहने वाले स्थान को खानकाह कहते थे, जो काफ़ी महत्व था। तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कबीर के बानी के 3 विशिष्ट परिपाटी संकलित है। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहब। मीराबाई भक्ति परंपरा में सुप्रसिद्ध कवियों में कवित्री थी और ये संत रविदास और इनके गुरु संत रविदास जो नीची जाति से थे, जिन्हें रैदास भी कहते थे, गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा स्रोत थे। नाथ जो था, नाथ परंपरा ये जोगी सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मण सोचों के व्यवहार में रूढ़िवादी ब्राह्मण सोचों के बाहर थे और इन्होंने वेद की सत्ता को चुनौती दी थी। नाथ परंपरा और योगी सिद्ध परंपरा ने यह अपने विचार को आम लोगों की भाषा में लिखे थे। सैद्धांतिक रूप में मुसलमान शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था और उनसे आशा की जाती थी कि वो शासन को शरीयत के नियमों के अनुसार पालन करवाए। लॉ ऑफ मुस्लिम होते। शरीयत क्या होता था? ये इस्लाम में कानून होता था। मलेच्छ क्या है? प्रवासी समुदाय के लिए था जो ये वर्ण नियम पर पालन नहीं करते थे और संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे, उन्हें मलेच्छ कहते थे। बासरा क्या था? शरीयत को पसंद करने वाले सूफी को बासरा कहते थे और बेसरा क्या था? शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी को बेसरा कहते थे। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता था जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक होता था, जिसे हम लोग सिलसिला कहते थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, दरगाह क्या होता था? दरगाह एक फारसी शब्द है।
दरगाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है दरबार, जिसका अर्थ उर्स क्या है, विवाह, जिसका अभिप्राय है पीर के आत्मा का ईश्वर से मिलन को उर्स कहते हैं। पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलना क्या कहलाता है, उर्स कहलाता है। बेसरिया क्या था, वे लोग जो सरिया या इस्लाम के नियमों का अवहेलना करते थे उसे बेसरिया कहते थे। बासरिया क्या था, जो सरिया और इस्लाम के नियमों को मानने वाले थे। खानकाह क्या था, सामाजिक जीवन का बिंदु केंद्र खानकाह था। वली क्या होता था, जिसका अर्थ है ईश्वर के मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने वाले दावा करते थे और उनसे हासिल बरकत से करामात करने की शक्ति रखते थे, उन्हें वली कहा जाता था, जो बहुवचन औलिया जिसे कहते हैं। औलिया, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। अमीर खुसरो के बारे में जानिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, ठीक है। और ये महान कवि संगीतज्ञ थे जिन्होंने कौल का प्रचलन किया था। कौल यानी जो कहावत जो है, कौल ये अरबी शब्द से आया है, जिसका प्रचलन किसने शुरू किया था, अमीर खुसरो ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चिश्ती उपासना में जियारत, चिश्ती उपासना में जियारत, जो पवित्र दरगाह की तीर्थ यात्रा होता था उसे जियारत कहते थे। कव्वाली का विशेष महत्व था। इस मौके पर सूफी संत आध्यात्मिक आशीर्वाद और बरकत की कामना की जाती थी। बाबा गुरु नानक के बारे में आइए, जो जैन धर्म, जो सिख धर्म के से संबंधित थे। ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक ने कभी भी एक अलग नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे। धर्म में ये आडंबरों के खिलाफ थे। खालसा पंथ क्या था, पवित्र सेना, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना किया। इसके 5 प्रतीक चिन्ह थे, बिना कटे केस, कृपान, कच्छ और कंघा और लोहे का कड़ा। 15वीं-16वीं शताब्दी में परंपरा में भक्ति की सुप्रसिद्ध कवित्री हुई थी मीराबाई। नेक्स्ट लेसन है हमारा, वह है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच वाला, जो भारत की क्या स्थिति था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था और इसके प्रमुख जो शासक थे कृष्णदेवराय थे, लेकिन संस्थापक इसका हरिहर एवं बुक्का था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता पुराविद, यहाँ पे देखिएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था हम्पी का भग्नावशेष। विजयनगर साम्राज्य जो था, इसके संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का। इसके जो प्रमुख शासक थे उसका नाम था कृष्णदेवराय। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था, इसने इसी स्थान का पहला सर्वेक्षण और मानचित्र बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के 2 भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, यह भी क्वेश्चन पूछता है कब स्थापित हुआ था, तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर के शासक को दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति के शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। विजयनगर मसालों और वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सुलभ वंश और तुलव वंश और अरविंदु वंश ने शासन किया था। सुलभ, तुलव और अरविंदु वंश ने शासन किया था और संगम वंश। विजयनगर में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा हुआ था वो कृष्णदेवराय था और कृष्णदेवराय का संबंध किससे था, तुलव वंश से। कृष्णदेवराय का संबंध किससे था, तुलव वंश से। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। संगम, तुलव, सुलभ और अरविंदु, इनके शासन की चारित्रिक विशेषता का विस्तार सुदृढ़ीकरण करता है। विजयनगर शहर की विशाल किलाबंदी थी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार ये यात्री था, आया था। इसके अनुसार इसने 7 दीवारों से घेरा गया था और इसके शहर, कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे विजयनगर साम्राज्य में, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवन था जिसे लोटस महल कहते थे। और एक लोटस मंदिर है, अभी लोटस मंदिर बताइए कहाँ पे है, लोटस मंदिर दिल्ली में है। कहाँ पे है लोटस मंदिर, दिल्ली में। और एक लोटस महल है जो राजकीय केंद्र का सबसे पुराना और सुंदर भवन था, ठीक है। अमर नायक जो होता था वो सेना का सैनिक कमांडर होता था। हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। दक्षिण के मंदिर के ऊंचे द्वार को गोपुरम कहते थे। महानवमी का डिब्बा एक विशालकाय मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था, ठीक है। पुर्तगाली यात्री बारबोस के अनुसार, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री बारबोस के अनुसार सामान्य लोगों की आवास छप्पर के हैं पर सुदृढ़ है, व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य में जल संपदा में तुंगभद्रा नदी के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और विजयनगर की भौगोलिक स्थिति विषय में सबको चौंकाने वाला इस नदी के द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है तुंगभद्रा नदी में, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक में एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक ले जाया गया था। नहर को बनवाने में कृष्णदेवराय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। हिरिया नहर, कौन सा नहर, हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से था। ये आज जो ये हम करवा रहे हैं, ये पीजीटी, टीजीटी और
जितने प्राइमरी वगैरह जो भी प्राइमरी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी से रिलेटेड जो लोग भी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्लास 6 में प्राचीन भारत है, वहाँ पे एक अलग कैरेक्टर वाइज दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको और विस्तार में दिया है। तो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, 1 घंटा का लगभग होगा दोनों वीडियो। हीरिया नहर जल संपदाओं में से एक है। राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जिसे कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर के सेना के प्रधानमंत्री मराया के नेतृत्व में राक्षस तंगड़ी की युद्ध उत्तरी, जहां बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने शिरकस्त किया था। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री कौन? मराय के नेतृत्व में। मराय के नेतृत्व में 1565 में राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में। यात्री विजयनगर साम्राज्य में 3 यात्री आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस से, निकोलो कांटी इटली से, डिमिंगो पेस इटली से। बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज VVI पार्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम लोग आगे लेसन में चलेंगे, थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं इसको। तालीकोटा का युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565। विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री मराया के नेतृत्व में। अपोजिशन में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना थी। विजयनगर साम्राज्य में 3 यात्री, अब्दुल रज्जाक फारस से, निकोलो कांटी इटली से, डोमिंगो पेस इटली से। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। आप कंटिन्यू बने हुए रहिएगा और थोड़ा मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर करते रहिए। फिर आगे देखिए, हम लोग 16वीं और 17वीं शताब्दी पुनरावृत्ति नोट्स सभी जो है NCERT आधारित है। आपका एक भी जो भी फैक्ट है वो आपके NCERT 100% ये NCERT आधारित है। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसी कारण से आप एक बार 300 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है प्राचीन भारत से, वो और ये वाला पार्ट जरूर कंप्लीट करिए। यहाँ पे चलिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बाद बाबर का बेटे का नाम हुमायूं के बेटे का नाम अकबर के बेटे का नाम जहांगीर का एक उपनाम सलीम, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। यहाँ तक मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक मजबूती था वो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था। क्रॉनिकल शैली, इसी को बोलते हैं इतिवृत्त, घटनाओं की अनवरत काला अनुक्रमिक विवरण को प्रस्तुत करता है। मुगल दरबारी इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी भाषा में लिखे गए थे। नस्तकलिक अकबर का पसंदीदा लेखन शैली था। इंपॉर्टेंट है ये, नस्तकलिक क्या था? अकबर का पसंदीदा लेखन शैली था। नस्तकलिक क्या था? अकबर का पसंदीदा लेखन था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी की एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत के पांडुलिपि जो हैंड स्क्रिप्ट होता था उसका संपादन, प्रकाशन और उसको ट्रांसलेट करना। हरम शब्द फारसी से निकला था जिसका अर्थ था पवित्र स्थान। ठीक है, क्या इसका अर्थ होता था? पवित्र स्थान। चलिए देखिए, यहाँ पे इसके मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग ऐसे विस्तृत चर्चा अतीत से वर्तमान वाले क्लास 6 वाले हिस्ट्री में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्लास 12 में जो दिए हुए उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। नस्तलिक क्या था? अकबर का पसंदीदा लेखन शैली था। अबुल फजल जादुई कला के रूप में इतिहासकार चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया था। आगे चलिए, दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा मुगल शासकों ने ही प्रारंभ किया था। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा मुगल शासकों ने ही प्रारंभ किया था। दरबारी इतिहासकारों की नियुक्ति फारसियों को दरबारी भाषा बनाया गया था और जो भी लिखे गए थे फारसी में लिखे गए थे। अबुल फजल का पहला दरबारी इतिहासकार था कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी किताब को लिखा था? अकबरनामा। एक और जीवन वृत्त है बाबरनामा, जो बाबर का ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखे गए जो इतिवृत्त होते हैं उसमें शाही विचारधाराएं क्या होते हैं? झलकते हैं। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्जनामा कहलाता है। युद्धों की पुस्तक के नाम से यह हुआ था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा। मुगल शासक ने पांडुलिपि की रचना के लिए किताब खाना की स्थापना किया था, जहां पे पांडुलिपि के लेखन से संबंधित सभी कार्य संपादित किए जाते थे। दरबारी इतिहासकार और चित्रकार जो मुगल सम्राट से संबंधित थे वो ईश्वर के दैवीय प्रकाश को निरूपण कर अपनी रचनाओं में किया था। फर-ए-इजादी का तात्पर्य है कि ईश्वर से निश्रित प्रकाश जो मुगल सम्राट को मुगल राजत्व को अनुसार मिला है। अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति था सुलह-ए-कुल। किससे रिलेटेड है? अकबर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अकबर से। सुलह-ए-कुल का अर्थ होता है पूर्ण शांति।
क्या इसका अर्थ होता है? पूर्ण शांति। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर्ज और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। मुगल शासक की वास्तविक स्थापना किसने किया था? अकबर ने ही किया था। मुगल शासन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अकबर। मुगल शासक का वास्तविक संस्थापक अकबर और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासन ने अपनी प्रजा के 4 सत्वों में जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता था और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधन के हिस्से का मांग करता था। इस प्रकार अबुल फजल ने प्रभु सत्ता के एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया था। अकबर से रिलेटेड अबुल फजल जो पहले दरबारी इतिहासकार, फारसी का अनुवाद रजनामा में और सुलह ए कुल अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति था जिसका अर्थ होता था पूर्ण शांति। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। न्याय की जंजीर किसने लगवाया था ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगा सके? तो न्याय की जंजीर लगवाया था किसने? जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने। जहांगीर की जो विशेष दिलचस्पी थी, ये चित्रकारी का काल था। किसका काल था? चित्रकारी का काल था। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का काल रहता है। मुगल सम्राटों ने धार्मिक सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रतिष्ठा और सत्ता प्रदर्शन के लिए विभिन्न राजधानियों का चयन किया था। मुगल साम्राज्य में कोर्निस, सिजदा, चार तस्लीम और जमी बोस ये मुगल अभिवादन थे 4 प्रकार से। मुगल बादशाह अपने शुरुआती दिनों में शुरुआत में झरोखा दर्शन से करता था। इस प्रथा का उद्देश्य था जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार करना। कौन सा दर्शन? झरोखा दर्शन। मुगल बादशाह ने सिंहासन रोहन की वर्षगांठ, यानी जो राजा बनते थे वो अपने वर्षगांठ को मनाते थे। ईद, सबेरात, होली, सूर्यवर्ष, चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और नौरोज उत्सव मनाया जाता था। कौन सा उत्सव? नौरोज उत्सव की दरबार में मनाने की प्रथा थी। नौरोज उत्सव किससे संबंधित था? पारसी समुदाय से। खिल्लत क्या था? सम्मान का जामा था। और सरप्पा क्या था? सर से पांव तक मुगल सम्राट द्वारा किए गए प्रमुख उपहार थे। मयूर सिंहासन का संबंध किससे रहा था? जहांगीर से, शाहजहां से रहा था। किससे रहा था? शाहजहां से। शाही परिवार में स्त्रियों की घरेलू वित्तीय प्रशासनिक क्षेत्र में दखल हुआ करता था। इनमें गुलबदन बेगम, नूरजहां और जहां आरा, रोशन आरा का नाम उल्लेखनीय है। मुगलों में जो अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग में कौन आते थे? ईरानी, तुरानी, अफगानी, तुर्की, रूसी, अबिसिनियाई, अरबी, सीरियाई, राजपूत, दखनी शामिल थे। ये अभिजात वर्ग में जो सैन्य अभियानों के सैनिक कमांडर के रूप में कार्य करते थे। अंबेर के राजा भारमल पहला राजपूत था जो अकबर की सेना में सम्मिलित हुआ था और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ था जिसमें नूरजहां क्या थी? ईरानी थी। नूरजहां क्या थी? ईरानी थी। मुगल अभिजात वर्ग को उनकी सेवा के लिए मनसब प्रदान किए जाते थे। क्या प्रदान किए जाते थे? मनसब, जो जात एवं सवार के हिसाब से होता था। यहाँ पे देखिएगा, अभिजात वर्गों को सेवा के बदले क्या दिया जाता था? मनसब दिया जाता था। और ये मनसब किसके आधार पर होता था? जात एवं सवार के हिसाब से। तो ये क्या होता था? ये शाही पद क्रम में अधिकारी का पद और वेतन जो होता था यह सवार को सूचित करता था। किसको सूचित करता था? सवार को सूचित करता था। सेवा में कितने घुड़सवार को रखना उपेक्षित है, ये आपके किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ था? मनसब व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। मनसब की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसब की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। आगे देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण और हैं। उचित प्रशासन के लिए अनेक मंत्रियों की नियुक्ति किया, जिसमें मीर बख्शी जो होता था ये सैन्य शासन से रिलेटेड होता था। दीवाने आला, वित्त मंत्री, सद्र उस सुदूर, मदद ए मास, अनुदान मंत्री। दरबारी लेखक को वाक्यावनीश कहलाते थे, जो दरबार के सभी कार्यवाहियों को विवरण को तैयार करते थे, उसे वाक्यावनीश कहते। सार्वजनिक समाचार सूचनाओं के लिए पूरा मुगल साम्राज्य तीव्र सूचनाओं के तंत्र से जुड़ा हुआ था। अकबर का धार्मिक ज्ञान तलाश के चलते फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना का स्थापना करवाया था। मुगल काल की प्रमुख रचना है बाबरनामा। बाबर ने लिखा है तुर्की में। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबर नामा अबुल फजल, जहांगीर नामा जहांगीर ने, बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। बाबर ने हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबर नामा अबुल फजल, जहांगीर नामा जहांगीर, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। 1648 ईस्वी में दरबार में सेना और शाही खानदान आगरा से नई शाही राजधानी कहाँ ले गया? शाहजहानाबाद, जो दिल्ली के नाम से बाद में जाना गया।
तो कहाँ गया था? शाही आगरा से राजधानी को परिवर्तन कर कहाँ ले जाया गया? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो दिल्ली के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट लेसन को अब हम लोग करते हैं। लेसन है आपका सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। क्या है लेसन? सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट हैं। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र रूप में सूबा जो सबसे पहले हुआ था वह बंगाल ही हुआ था, और अंग्रेजों के अधीन जाने वाला भी पहला सूबा कौन था? बंगाल ही था। बंगाल के अस्तित्व को सबसे पहले जो लाया था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। किसका नाम, क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने संपूर्ण मुगल शासन के अस्तित्व को अस्वीकार तो नहीं किया था, लेकिन इसने बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के बाद जो महत्वपूर्ण शासक अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां के बाद कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बैटल ऑफ प्लासी 1757 हारने के बाद यहाँ जो बंगाल में औपनिवेशिक शासन का आरंभ हो गया था। 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया। 1793 ईस्वी में उस समय कर्नवालिस जो था यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। सूर्यास्त विधि के यदि जमींदारों के द्वारा निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं होता था तो जमींदारों को नीलाम किया जा सकता था। चलिए आगे देखिए। जमींदार के समय राजस्व जमा न करने के कई कारण थे। आगे देखिए कुछ शब्द है जैसे रैयत। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के विवरणों में किसान के लिए किया जाता था। रैयत किसको कहते थे? किसान को। जोतदार कौन होते थे? धनी किसान को जोतदार कहते थे। धनी किसान को क्या कहते थे? जोतदार कहते थे। पांचवी रिपोर्ट क्या था? ऐसी रिपोर्ट जो एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप में ब्रिटिश संसद में 1813 में गंभीर वाद विवाद का कारण बना था। 1813 में ही चार्टर एक्ट 1813 आया भी था, और इसी 1813 के तहत ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे एकाधिकार को समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और शिक्षा में 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे, जिसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। जंगल से महुआ, फूल, रेशम, कोया, साल ये काट कोयला को बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे, और जंगल को जलाकर ये लोग खेती करते थे। पहाड़ी लोगों को पहाड़िया इसलिए कहा जाता था कि ये लोग राजमहल के पहाड़ी के आसपास रहते थे। 1870 ईस्वी में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति के प्रस्ताव को पहाड़ियों के बीच में स्वीकार करवाया था। 1780 के दशक में संथाल लोगों ने 1780 के दशक में आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे थे। वे जमींदार के यहाँ भाड़े पे काम करते थे। चलिए यहाँ पे कुछ 16 नंबर पॉइंट देखते हैं। बुकानन एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था, और भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था, और बंगाल की चिकित्सा सेवा में बुकानन ने कार्य किए थे। सूपा क्या था? पूना जिला का एक बड़ा गांव था, जो एक मंडी था, और व्यापारिक साहूकार जहां रहते थे सूपा था वो। बंबई के दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू हुआ था, और ये जो रैयतवारी जो कहलाता है, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। मद्रास में ये लागू हुआ था। और बंबई के दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू हुआ था उसे रैयतवारी कहते हैं, और बंगाल में जो लागू हुआ था उसे इस्तमरारी कहते थे। ठीक है, बंबई के दक्कन में पहला जो राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में, वह महालवारी कहलाता है। क्या कहलाता है? महालवारी कहलाता है। हॉल्ट मैकेंजी ने इसे लागू किया था, और ये कैप्टन मुनरो ने लागू किया था। अमेरिका में 1961 में गृह युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन में कपास के क्षेत्र में तहलका मच गया, और अमेरिका से कपास आना मुश्किल हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून लागू किया, जिसमें ऋणदाता और रैयत के बीच एक एग्रीमेंट होता था, जो 3 वर्षों के लिए ही मान्य होता था। नेक्स्ट लेसन है 1857 का विद्रोह और आंदोलन और उसकी व्याख्यान। 10 मई 1857 को आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ की छावनी से हुआ था। 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति जेम्स ऑट्रम, हेनरी हॉलॉक और कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूरोज आदि थे। सर ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ रहा था। 1857 के विद्रोह में आपसी एकता स्थापित करने के लिए क्या किया गया? घोषणा किया गया कि जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। नवाब और मुस्लिम शासकों को बिंदुओं को ख्याल रखें। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों को लाभ हानि से जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय एकता की बात आई थी। 1857 के प्रमुख कारण क्या थे विद्रोह का? सब राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक कारण थे। तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। राजनीतिक कारण के रूप में क्या था? राजनीतिक कारण के रूप में था सहायक संधि, जो वेलेस्ली के द्वारा बहुत पहले 1799 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद राजनीतिक कारण में एक महत्वपूर्ण रहा था डलहौजी का नीति, जिसे व्यगप्त सिद्धांत कहते हैं, जो राजद जो शासक के 2 नीतियों की अयोग्यता के आधार पर और दत्तक पुत्र के आधार पर उसकी संपत्ति को हड़पने की नीति लाया था। ये राजनीतिक नीति का मुख्य कारण था।
आर्थिक नीति में भी डलहौजी का नीति जो था ये महत्वपूर्ण था। धार्मिक नीतियों में था कि 1829 में सती प्रथा कानून को समाप्त किया गया था, जिसके कारण लोगों में ये मान्यता था, ये माना जा रहा था कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह 1856 के में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लागू किया गया था, डलहौजी नहीं किया था। यह भी एक कारण रहा था, ये भी एक सामाजिक कारण रहा था। धार्मिक कारण में क्या था कि धार्मिक कारण में यहाँ पे जो भारतीय अंग्रेज होते थे, इन्हें समुद्र क्रॉस करवाकर यूरोप ले जाया जाता था और दूसरे देशों में ले जाया जाता था। इनको ऐसा मानना था कि समुद्र को क्रॉस करने से हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सैनिक थे, सैनिक के कार्य क्या थे, सैनिक क्यों विद्रोह किए थे? क्योंकि इनके वेतन और प्रमोशन संबंधी जो एक्टिविटी थे अंग्रेजों के द्वारा, वह यूरोपियों की तुलना में काफ़ी कम इनको व्यवस्था दिया जाता था। साथ ही जो मुख्य जो कारण, जो तत्कालिक कारण बना था, वो चर्बी वाला कारतूस बना था। 1857 के जो प्रमुख नेता नाना साहब, कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, बहादुर शाह जफर दिल्ली, मोहम्मद अहमदुल्ला बरेली, शाहमल इत्यादि इसमें शामिल थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक में, ये सभी आपके आधुनिक भारत के इतिहास जो हम करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास में इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। 1850 के दशक में मराठा भूमि, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल पर अंग्रेजों ने जीत लिया और अवध में विभिन्न प्रकार के पीराव, राजकुमार, तालुकदार, किसान और सिपाहियों एक दूसरे को जोड़ दिया। अवध को बंगाल आर्मी का क्या कहते थे? अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध के रियासत के लिए कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। विलियम बेंटिंग ने पश्चिमी शिक्षा विचारों के लिए पश्चिम संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए सती प्रथा को 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से खत्म किया था। ठीक है। साथ ही उसके बाद ठगी प्रथा, नरबली प्रथा, ये सब को भी बैन किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने लगे। ठीक है। चर्बी वाला कारतूस जो था ये 1857 के विद्रोह का एक मूल कारण बना था। 1801 में अवध की सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अवध को अंग्रेजी में अधिग्रहण कर लिया गया। वहाँ के शासक, अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त नियम आए जो ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत लागू कर दिया गया। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, ताकि साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ ये पहला संघर्ष था जिसमें एकत्रित होकर लड़ा गया था। फिरंगी जो भाषा था ये संभवतः फ्रांस के नाम पर पड़ा था, जिसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोग को मजाक उड़ाने के लिए इस फिरंगी का उपयोग करते थे। 1857 के विद्रोह सफल नहीं हुआ था क्योंकि ये विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज था, इसका कोई अपना एक ड्राफ्टिंग नहीं था और वैसे राजा जिनको अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं थे, वो राष्ट्रीयता की भावना से उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो जिस कारण से 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। मंगल पांडे जो इस विद्रोह के शुरुआती हैं, वह बैरकपुर बंगाल के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। नेक्स्ट टॉपिक है उपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगरी योजना और स्थापत्य। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नगरीकरण योजना। 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहरों की जनसंख्या केंद्रीकरण हुआ और यहाँ पे सबसे पहले अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, लेकिन ये इसका प्रकाशन नहीं हो पाया। उसके बाद 1881 से रिपन के सहयोग से 1881 से प्रत्येक 10 साल पे जनगणना की शुरुआत किया गया। किसके सहयोग से? रिपन के सहयोग से। ठीक है। भारत में शहरीकरण के अध्ययन के लिए जनगणना से आंकड़े निकाले जाते थे जो बहुमूल्य स्रोत होते थे। 1853 ईस्वी में रेलवे नेटवर्क का विस्तार भारत में डलहौजी के सहयोग से किया जाने लगा था। ठीक है। किसके सहयोग से? डलहौजी। और पहला जो रेल चला था मुंबई से थाने के बीच में चला था। चलिए आगे कुछ शब्दों को देखते हैं। पेठ। पेठ जो है वो तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती। पेठ का अर्थ होता है बस्ती, और ये जबकि पुरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरम दक्षिण भारत में गांव के लिए। चौल क्या होता था? बहुमंजिली इमारत होती थी जिसे चौल कहते थे। ठीक है। और उपनिवेशी बंबई में नव गौथिक शैली का चलन बढ़ा था और 20वीं शताब्दी में एक मिश्रित स्थापत्य कला को विकसित हुआ जो भारतीय यूरोपीय देशों की शैलियों के ये तत्व थे, जिसे इंडो सार्सेनिक शैली के नाम से जाना जाता था। इंडो सार्सेनिक शैली में भारतीय शैली जो नव गॉथिक शैली से ये चलन को बढ़ा था, जिसमें भारत और यूरोपीय शैली दोनों थे। जिस सार्सेन शैली शब्द सार्सेन जो शब्द था ये यूरोप लोग मुसलमान को संबोधित करने के लिए करते थे, सार्सेन। ठीक है। आगे चलिए, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी का स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था और यह परंपरागत गुजराती शैली का बेहतरीन नमूना है। गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी शैली का? गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में, यह गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये गुजराती शैली का उदाहरण है।
औपनिवेशिक शैली काल में 3 प्रमुख शहर विकसित हुए थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, और यही तीनों में विश्वविद्यालय के भी स्थापना किए गए थे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा और उससे आगे वाला देखेंगे। सविनय अवज्ञा और उससे आगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आते हैं 1915 में और साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी भारत को 1893 से अपेक्षाकृत भिन्न पाया था और भारत में अब राजनीतिक रूप से अधिक सक्रियता था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्रपाल और पंजाब में लाला लाजपत राय, ये लोग क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को खुलकर विरोध करते थे। 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण, 18 में खेरा और अहमदाबाद किसान और औद्योगिक श्रमिकों के लिए था। क्षेत्रीय स्तर के बाद महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को विस्तारित किया था, लेकिन इसी दरमियान रॉलेट एक्ट कानून आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड रॉलेट एक्ट कानून आया और दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में तुर्क में खलीफा पद को समाप्त कर ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा था। ऑटोमन साम्राज्य के तमाम इस्लामी पवित्र स्थानों में खलीफा का कब्जा कायम रहे और जजीरात उल अरब इस्लामी प्रभुता के अधीन रहे। इसको लेकर खिलाफत आंदोलन 1919-20 में भारत में शुरू किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के कारण 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया। ऐसे असहयोग आंदोलन का काल 1920 से 22 रहा था, लेकिन ऐसे इसकी जो मुख्यतः शुरुआत थी वो 1921 थी अकॉर्डिंग टू ACERT। 1922 तक गांधी एक जन नेता बन गए थे राष्ट्र स्तर पे और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा की ओर में गांधी ले गए थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का जो चरखा था ये क्या था? एक मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा गया था। महात्मा गांधी का चरखा मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा गया था, जिसमें मशीन और प्रौद्योगिकों के लिए महामंडित नहीं किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा हुआ। 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती से समुद्र तक महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किए। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया। नमक यात्रा के 3 कारण थे। इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया के नज़र में आए। पहला राष्ट्रवादी गतिविधि था जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उनका राज अब बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। सविनय अवज्ञा वापस लेने की बात होती है। सारे कैदियों के रिहा और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति मिलता है। उसी समय 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। सम्मेलन का कोई परिणाम निकल कर नहीं आता है और महात्मा गांधी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं, लेकिन आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के सही मायने एक जन आंदोलन था 1942 में, जो स्वतः स्फूर्त हुआ था। क्या हुआ था? स्वतः स्फूर्त हुआ था। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक के मैदान से, किस मैदान से? ग्वालियर टैंक के मैदान से 8 अगस्त 1942 को उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था और उसके बाद गांधी जी की अरेस्टिंग हुई थी। साथ ही बहुत से नेताओं की अरेस्टिंग के बाद यह स्वतः स्फूर्त हुआ था। इसका कोई केंद्रीय स्तर का नेता नहीं थे। व्यवस्था आरंभ हुआ। 1939 में इस्तीफा दिया गया किसके द्वारा? जो प्रांतीय सरकार बने थे 1935 के एक्ट के तहत, जो 1937 में चुनाव हुआ था, ये 1939 में अक्टूबर में इस्तीफा दे दिए थे और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल इलाकों की स्वायत्तता की मांग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और अब आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरी बन गए थे। क्रिप्स मिशन की विफलता अगस्त 1942 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला लिया गया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। और 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन योजना को लागू किया गया था। कौन सी योजना को लागू किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना को। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर 3 सदस्यीय थे। 16 अगस्त 1946 के दिन जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान स्थापना के लीग की मांग का प्रस्ताव के लिए 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग के मांग को समर्थन करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को तय किया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है इसमें क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम दंगे होते हैं और नोआखली में, बांग्लादेश के नोआखली में, जो उस समय भारत का हिस्सा था, जो उस समय नोआखली बांग्लादेश में अब स्थित है, वहाँ पे क्या हुआ था? नोआखली में
खूनी संघर्ष हुआ था, 1947 में बेबल योजना के जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद पर नियुक्त किया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बना था, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। समकालीन स्रोतों में गांधी जी के सहयोगी और प्रतिद्वंदियों को भाषण लेखन, गांधी जी की आत्मकथा, जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड गांधी जी के समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। 30 जनवरी 1948 को शाम को गांधी जी प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, एक युवक के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर अहिंसक संघर्ष, तथापि देश विभाजित हो गया। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई, लेकिन भारत में चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गोखले के सलाह से इस भूमि पर उनको जानने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष तक यात्रा किया। गोखले की ही सलाह था कि आप भारत को समझें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लखनऊ समझौता में होता है, जिसमें मुस्लिम लीग, नरम और गरम का लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनके उद्घाटन समारोह में हुई थी। ठीक है, अपनी भाषण के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय विशिष्ट वर्गों को हाथों में लिया था और गरीब भारतीयों के समर्थन किया था। 1917 में चंपारण उनका प्रमुख था। 18 में खेरा सफल हुआ और अहमदाबाद सफल होने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर फिर उनका असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। 1914 से 18 तक विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलकर सर सिडनी रॉलेट की समिति की सिफारिश पर कठोर उपाय जारी रखे गए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में। 1920 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में अंग्रेज के जो संस्थाएं थे उसे बंद कर दिए गए। चौरी चौरा कांड हुआ, वह आंदोलन वापस लिया गया। उसके बाद गांधी जी को अरेस्टिंग होता है। 1924 से गांधी जी जेल से रिहा होते हैं और गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की एक अधिवेशन किया जाता है और उसकी अध्यक्षता कहाँ होता है, उसके महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी के द्वारा एक अध्यक्षता किया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन आता है। 1927 में एक वीडियो में मैंने करवाया था कि 1927 में स्थापना हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है और गांधी जी के राजनीति में पुनः प्रवेश हो गया है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग हुआ है। 30 में दांडी मार्च, नमक कानून का उल्लंघन हुआ है। 30 में गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। 1937 में 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी है। 1939 में दिल्ली द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ है। 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की मांग किया। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत छोड़ो आंदोलन और पूरे भारत में जन आंदोलन। 46 में कैबिनेट मिशन योजना, मुस्लिम लीग को एक संघीय व्यवस्था पर राजी करने की असफलता, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब में सांप्रदायिक दंगे। 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बना, भारत का विभाजन हुआ, औपचारिक सत्ता हस्तांतरण, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति। ये सभी फैक्ट हैं। भारत का विभाजन, औपचारिक सत्ता हस्तांतरण और भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति। आइए विभाजन को समझना और राजनीति स्मृति अनुभव। 15 अगस्त 1947 की देश आज़ादी की खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता में बदरंग हो गई, क्योंकि भारत दो भागों में बट गया, एक भारत और पाकिस्तान, जो पश्चिमी और पूर्वी बंटवारा किया गया। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने दिसंबर 1938 में यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों को स्वायत्तता की मांग करने का एक प्रस्ताव पेश किया और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेजों की सत्ता हस्तांतरण की बातचीत का तैयार होना, मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ियल रवैये के कारण 1945 में सत्ता हस्तांतरण की वार्ता असफल रहा। जिन्ना इस बात पर अड़ गए थे कि कार्यकारिणी सभा में मुस्लिम सदस्यों के चुनाव का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लोग को ही मिले, 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के तहत। 1946 के प्रांतीय चुनाव, समान सीटों पर कांग्रेस और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम की भारी सफलता को मिलना और कांग्रेस एवं लीग के कैबिनेट सुझावों को अलग व्याख्या में कैबिनेट मिशन का असफल होना। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे।
कौन कौन विभाजन का विरोध किए? महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम प्रांत के जो लाल कुर्ती के नाम से जिन्होंने संस्था स्थापित किया था, अब्दुल गफ्फार खान। ये जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत के इतिहास वाले में प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने और महात्मा गांधी ने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का अंतिम समय तक विरोध करते रहा किया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। 1946 में कांग्रेस हाईकमान पंजाब के मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट लेसन है, भारतीय संविधान के निर्माण की शुरू प्रक्रिया होती है 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 28 नवंबर 1949 के बीच ये 11 सत्र हुए, जिसमें 165 बैठक हुए। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र बनाया गया। क्या बनाया गया? गणतंत्र राष्ट्र बनाया गया। संविधान सभा में जो आज़ादी के बाद जो कुल सदस्यों की संख्या बची थी वो 299 था। कितने थे? 299 थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्यों में से 6 की भूमिका काफी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 2 प्रशासनिक अधिकारी बी एन राव और एस एन मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। संविधान का निर्माण को कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो इसके साथ ही और कुछ संविधान से रिलेटेड फैक्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में देखेंगे। इसके साथ ही आपका जो लेसन है 12th क्लास का हिस्ट्री, यानी जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत के इतिहास को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।